अपवर्तनांक एक संख्या है जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके वेग में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी देता है। फिर से एक बार फिर से, अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक एक संख्या है जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के वेग में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी देता है। और हम लोग अपवर्तनांक को डिफाइन कैसे करते हैं? अपवर्तनांक को दो माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात में परिभाषित भी किया गया है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं कैसे डिफाइन किया गया है अपवर्तनांक को। भाई निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, भाई नोट्स बनाते चलना है बच्चों। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, व्हाट इज इट बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। गॉट इट? अपवर्तनांक कहलाता है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ रहे हैं, अभी तुम लोग बहुत अच्छा कुछ जानने वाले हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब अपन लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, है ना। मीन्स C बाई V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड व्हाट इज V? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, गॉट इट। इतनी बात तो हम लोग जान गए, ठीक है। अब आपको एक बात तो पता है, बेसिक सी बात। क्या पता है आपको? अच्छा एक मिनट, आपने कहीं थोड़ा अभी देखो, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग फील करना शुरू करेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं कैसे कि भाई अगर देखो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा एक बात बताना है यहाँ से, क्या अपवर्तनांक का कोई मात्रक होगा? नहीं, अनुपात का अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक शुद्ध अनुपात है। अपवर्तनांक एक शुद्ध अनुपात है। समान राशियों के अनुपात को शुद्ध अनुपात कहा जाता है बच्चों। और शुद्ध अनुपात तक कोई मात्रक या कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि देखो ये चार का अनुपात है, ऊपर भी चार नीचे भी चार, इनके दोनों के यूनिट्स जो है जो मात्रक है कट जाएंगे तो हमको कोई भी मात्रक नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अपवर्तनांक यूनिटलेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, या एक बीमाहीन संख्या है। कुल मिलाकर अपवर्तनांक एक संख्या है, ठीक। मतलब अगर आपको दो माध्यम दे दिया जाए, अगर मैं बोलूं आपसे कि हमारे पास दो माध्यम है, ध्यान से देखना मेरी बात, हमारे पास दो माध्यम है, मैं आपसे बोलूं ऊपर वाला माध्यम जो है एयर है, नीचे वाला यहाँ पर चलो दो हो गया अपने पास, यहाँ पर ऊपर वाला माध्यम एयर है, नीचे वाला जो माध्यम है वाटर है, मतलब नीचे वाला मीडियम वाटर है। यहाँ पर भी ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाला मीडियम मान लो ग्लास है। क्या है? ग्लास है। भाई हम देखते हैं हमारे पास प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। प्रकाश सपोज करो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, एयर से आ रहा है वाटर में, एयर से प्रकाश आ रहा है वाटर में। जो एयर है, एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, टुवार्ड्स नॉर्मल बच्चों बेंड हो जाती है। कुछ ऐसा ही तो होता है। हाँ बिल्कुल सर जी, ऐसे ही होता है। तो अब मान लो हमको तो पता ना, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों? एयर में होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बहुत बच्चों को ये भी पता होगा वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। नहीं पता? जानो बच्चों, आज वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ओके, अब हमको हमको अपवर्तनांक निकालना है। आपको हवा में प्रकाश की चाल पता थी, और जब प्रकाश वाटर में आया, जल में आया, तो आपको जल में भी प्रकाश की चाल पता है। आप क्या देख रहे हैं, जल में आते ही प्रकाश की चाल क्या हो गई, घट गई। डेंसर मीडियम में जब प्रकाश ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है, जब प्रकाश ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी चाल हमेशा घटती है, ठीक है ना। देखो दो मीडियम्स होते हैं प्रकाश के लिए, एक होता है ऑप्टिकली सघन माध्यम, एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और दूसरा होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मतलब एक होता है प्रकाशीय सघन माध्यम, एक होता है प्रकाशीय विरल माध्यम। ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, हम लोग समझ सकते हैं प्रकाशीय विरल माध्यम, प्रकाशीय विरल माध्यम बच्चों, और एक होता है प्रकाशीय सघन माध्यम। अरे समझ रहे हो बच्चों, व्हाट आई सेड, प्रकाशीय सघन माध्यम। जो प्रकाशीय विरल माध्यम होगा, प्रकाशीय विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी वो ज्यादा होगी, और प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो वही तो आप यहाँ देख रहे हो, जो हवा है, हवा प्रकाशीय विरल माध्यम है, जो वाटर है ये प्रकाशीय सघन माध्यम है। हमने क्या बोला, जब प्रकाश प्रकाशीय विरल माध्यम से प्रकाशीय सघन माध्यम में आता है तो उसका वेग घट जाता है। क्या कहा हमने, जब प्रकाश प्रकाशीय विरल माध्यम से प्रकाशीय सघन माध्यम में आता है तो उसका वेग घट जाता है। वो चीज आपको क्लियर दिख भी रही है कि जब प्रकाश कहाँ हवा से जल में आ रहा है, जब प्रकाश हवा से जल में आ रहा है तो उसका वेग घट जा रहा है। पहले वेग कितना था, पहले 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड था, और अब वेग कितना है 2 into 5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं, देखो भाई, अगर हमारा प्रकाश एयर टू ग्लास जाए, अगर हमारा प्रकाश हवा से कांच में जा रहा हो, फिर हम आ रहे हैं अगेन रेयर टू डेंसर मीडियम। भाई जब हम फिर से रेयर टू डेंसर मीडियम में आएंगे तो क्या होगा, जो लाइट रे होगी टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ओके, टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होगी बच्चा, बेंड कर जाएगी। आपको फिर से पता है भाई, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और कांच में कितनी होती है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ध्यान से देखना, जब प्रकाश हवा से जल में आ रहा था तब उसका वेग ज्यादा घटा, या जब प्रकाश हवा से कांच में आ रहा था तब ज्यादा घटा। बिल्कुल, जब प्रकाश हवा से कांच में आ रहा है तो तब हम देख रहे हैं उसका वेग ज्यादा घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्लास है वाटर से ज्यादा सघन है, जो कांच होता है, कांच प्रकाश से ज्यादा सघन माध्यम है, इसीलिए जब प्रकाश हवा से कांच में जाएगा तो जल की तुलना में ज्यादा कम हो जाएगा प्रकाश का वेग। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो आओ थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। हमने देखा था अपवर्तनांक क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, यही तो, अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आओ हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं। कब का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब। ठीक, कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग इसको दिखाएंगे स्मॉल n से। तो हम लोग अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे। जब प्रकाश कहां से आ रहा है, हवा से आ रहा है, किसमें, जब प्रकाश हवा से आ रहा है जल में, तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी बच्चों, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 into 5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आओ भाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो करना आता है ना, नहीं आता सीखो, नहीं आता है ना, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। नहीं आता बेटा नर्सरी में एडमिशन ले लो, है ना, फिर से पढ़ो, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर से पढ़ो। क्या ही बताएं आप लोगों को, अगर डिवाइड नहीं आता समझो जिंदगी खत्म है बेटा। हाँ इसे कट पिट जाएगा, कुल मिला के आया आपका 3 बाई, अरे भाई आता है डिवाइड, आता है, बोलो 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 बोलो। चलो टेबल पढ़ो, किसका टेबल जाएगा, किसका टेबल जाएगा, चलो 25 का टेबल लेके जाते हैं। तो भाई अगर 25 का टेबल अपन पढ़ते हैं 225 में, तो 25 में या 225, हाँ, और यहाँ 12 बार जाएगा। चलो देखते हैं सॉरी
हाँ, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तुमसे कमजोर नहीं मेरा है ना मैथ, तुम लोग को आए ना आए हमको तो आ जाए। अब 9 से अगर 12 हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 9 यहाँ बचा 3, 30 हो जाएगा। 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27, यही आता जाएगा, कुल मिलाकर ये आ गया। अब पूर्णांक कितना आ गया? 1.33 आ गया। अरे तो वही है हम लोग जो याद करते हैं भाई, एक ही हमने लिखा भी होगा। ये देखो ये क्या था? जल का पूर्णांक। ये मतलब सॉरी, जब प्रकाश निर्वात से जल में आएगा तो उसका अपूर्णांक कितना हो जाएगा? 1.33। अभी कुछ हमने नहीं बताया, कुछ नया नहीं बता रहे हैं अभी बच्चों, तो देखते चलो, मेक पेशेंस। देख भाई, देख और देखो, यहाँ पे आओ, हम लोग अपूर्णांक याद करते हैं भाई, थोड़ा सा माहौल तो बनाने दो, अभी मजा आएगा। देखो अब फिर से क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है बच्चों? निर्वात की हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? वही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? नहीं मन लग रहा है? अरे लगेगा भाई, थोड़ा सा वेट करो भाई। देखो भाई, n इक्वल टू क्या हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में कितनी है? माध्यम कौन सा है? यहाँ पर ग्लास है। ग्लास में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सब कुछ कट जाएगा बेटा, आएगा आपका 3/2 मीन्स आ गया 1.5। अरे भो, ये देखो क्या आ गया, हम तो ये पा लिए है गॉड, n इक्वल टू आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। किसी से बताना होता? ओके, हाँ, क्या आ गया अपना? n इक्वल टू 1.5। बस भाई, इसकी यूनिट नहीं आएगी, हम तो गलती से बोल दिए, है ना जो भाई, क्या है? शुद्ध अपूर्णांक है, शुद्ध अनुपात है। शुद्ध अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये की वैल्यू क्या है? 1.5। एक नंबर आएगा बस, जस्ट नंबर, वही लिखा भी होगा भाई ये, ठीक है ना। तो कांच का अपूर्णांक कितना आ गया? 1.5। अब आओ, अब शुरू होता है कुछ बात, अब कुछ शुरू होगी बात मजे की। अब यहाँ से कुछ दिखाते हैं आपको, अभी मजा आएगा, अब मजा आएगा, मजा आ जाएगा। देखो भाई, देखो, हाँ देखो, देख लो भाई। देखो हमने क्या सीखा? n इक्वल टू c/v। हमने सीखा बच्चों n इक्वल टू c/v, ठीक। क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू c/n? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, v इक्वल टू c/n। तो भाई ये देखो, कहीं ना कहीं हमको क्या पता चल रहा है यहाँ से? जब प्रकाश हवा से किसी माध्यम में जाएगा, तो अपूर्णांक हमको ये बताएगा कि प्रकाश कितने गुना कम हो रहा है ना। जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाएगा, तो अपूर्णांक हमको बताएगा कि प्रकाश का वेग कितने गुना घट रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। देखो भाई, अब हम लिखते हैं जैसे जल के लिए, जब प्रकाश कहाँ जा रहा है? जब प्रकाश निर्वात से जल में जाता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे, बटे अपूर्णांक। जल का अपूर्णांक कितना? 1.33। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश निर्वात से जल में जाएगा, तो उसका वेग 1.33 गुना घट जाएगा। अपूर्णांक क्या बता रहा है हमको? कि जब प्रकाश निर्वात से या वायु से जल में जाएगा, तो उसका वेग कितना घट जाएगा? 1.33 गुना घट जाएगा। वेरी गुड, नोट पॉइंट है, नोट डाउन करते चलना। अब देखो, अगर प्रकाश कांच में जा रहा है बच्चों, अगर प्रकाश कहाँ जा रहा है? कांच में जा रहा है। जब प्रकाश कांच में जा रहा होगा, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? c/n लिखेंगे ना, बोलो। अब यहाँ पता क्या है, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो ना, आप अगर इसको सॉल्व करते हो 3 × 10⁸ अपॉन में 1.33 को सॉल्व करोगे बच्चों, तो क्या आएगा? जो यहाँ आया था 2 × 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ? आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर वेग घटा है, प्रकाश की चाल घटी है ना। तो अपूर्णांक क्या बताता है? जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाएगा, तो अपूर्णांक हमको बताता है कि प्रकाश का वेग कितने गुना
कम हुआ है। तो अपवर्तनांक क्या बताएगा? अपवर्तनांक एक संख्या है जो हमको बताता है कि प्रकाश जब निर्वात से किसी माध्यम में जाएगा तो उस माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल जो है कितने गुना घटी हुई है, ये पता चलता है हमको अपवर्तनांक से। ठीक है बच्चों। तो भाई जब प्रकाश कांच में जा रहा है, जब प्रकाश कांच में जा रहा है तब क्या होगा? जब प्रकाश कांच में जा रहा है तो भाई कांच में जाएगा तो कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो यहां से क्या पता चल रहा है? तो भाई यहां से ये पता चल रहा है जब प्रकाश हवा से होते हुए, जब प्रकाश निर्वात से होते हुए कांच में आएगा तो उसका जो वेग है 1.5 गुना घट जाएगा, ये पता चल रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बने तो रहो आप। अब आओ हम लोग कुछ सीखते हैं। चलो मान लेते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2.5 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 3 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 3 है। अलग अलग माध्यम हमारे पास कि एक हमने कोई माध्यम माना उसका अपवर्तनांक 2 है, हमने कोई माध्यम माना उसका अपवर्तनांक 2.5 है, हमने कोई तीसरा माध्यम मान लिया उसका अपवर्तनांक 3 है। हम ये कह रहे हैं सॉरी प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आ रहा है, प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आ रहा है, प्रकाश निर्वात से ऐसे माध्यम में जा रहा है जिसका अपवर्तनांक 2 है। इसका मतलब क्या होगा? जब प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आएगा तो उसका वेग 2 गुना घट जाएगा। आइए हम लोग यहां देखते हैं। जब प्रकाश निर्वात से N2 माध्यम में आएगा, जब प्रकाश निर्वात से N2 माध्यम में आएगा तब क्या होगा? तब प्रकाश का वेग 2.5 गुना घट जाएगा, 2.5 गुना घट जाएगा। जब प्रकाश निर्वात से N3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में आएगा, जब प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आएगा तो उसका वेग 3 गुना घट जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि अपवर्तनांक से पता क्या चलेगा। अगर हमको किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता हो तो हम ये जान जाएंगे कि जब प्रकाश इस माध्यम में आएगा तो इतना गुना उसका वेग कम हो जाएगा। अगर आपको पता हो किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.9 है, सॉरी अगर आपको पता हो कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.9 है तो इस बात से क्या पता चलेगा कि जब प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आएगा तो उसकी चाल 1.9 टाइम्स घट जाएगी। ठीक है, यही तो हो रहा है ना भाई। यहाँ हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते नहीं, इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, कितना? यही हो जाएगा 2। यहाँ पर कितना होगा? c/2.5। यहाँ पर कितना होगा? इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी? c/3। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पता चल रहा है जब प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आएगा तो उसका वेग 2 गुना घट जाएगा। यहाँ पता चल रहा है जब प्रकाश किसी माध्यम से इस माध्यम में, जब प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आएगा तो उसका वेग 2.5 गुना घट जाएगा। और यहाँ पता चल रहा है जब प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में आएगा तो उसका वेग 3 गुना घट जाएगा। समझ में आ रही ना बात? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ रही हो बच्चों तो एक बार आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं हम लोग। चलो हम लोग कुछ और जानते हैं, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। हाँ, इतनी बात तो क्लियर हुई ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अपवर्तनांक क्या बताएगा हमको। अपवर्तनांक से हमको ये पता चलेगा कि प्रकाश जब निर्वात से किसी भी माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का वेग कितना गुना घटेगा। ठीक है ना, प्रकाश की चाल कितना गुना घट जाएगी, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, अब भाई देखो अपवर्तनांक को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। अपवर्तनांक को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है बच्चों? एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और एक है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। कोई दिक्कत हो तो बताना बच्चों। निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब बात आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखो किसी भी माध्यम का, क्या कहा हमने, किसी भी माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक या किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
ऐसे लिख सकते हो आप, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है बच्चों। क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कोई दिक्कत? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ओके, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब अगर जैसे मान लो मेरे अलग अलग मीडियम हो हमारे पास, प्रकाश की मान लो कोई लाइट है, लाइट रे, कोई लाइट रे है, मान लो ये वायु है, पहला मीडियम वायु है, दूसरा जल। प्रकाश की किरण हवा से कहां जा रही है? वायु से आ रही जल में। प्रकाश की किरण वायु से कहां आ रही है बच्चों? प्रकाश की किरण वायु से जल में आ रही है। जब प्रकाश वायु से जल में आएगा तो मतलब कहां से आ रही है? वायु निर्वात से जल में आ रही है, तो वही तो है ना, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? समझ में हम लोग जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। इसको कैसे लिखते हैं? ANW। कैसे लिखेंगे? ANW, मतलब ऐसे लिखेंगे, वायु लिखने का तरीका समझो, वायु यहां पर एन लिखेंगे, यहां पर जल लिखेंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं? मतलब पता क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। हमेशा जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। किसकी तुलना में? पहले वाले माध्यम की तुलना में। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही होती है उसकी तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कर रहे होते हैं हम लोग, या जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही होती है उस माध्यम की तुलना में जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। ऐसे लिखते हैं कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, इसको पढ़ेंगे कैसे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष क्या है? जल का अपवर्तनांक लिखा है। या क्या और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हो जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। क्या कह सकते हैं बच्चों? जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। कुल मिलाकर जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होगी हम लोग उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे? जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है। यहाँ वायु से प्रकाश की किरण जा रही है, कहां जा रही है? जल में प्रकाश की किरण जा रही है, तो हम लोग जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो जल में प्रकाश की किरण जा रही है तो हम लोग जल का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। किस माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करेंगे? जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उस माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास मान लो बच्चों, हमारे पास प्रकाश की किरण है, कोई लाइट रे आई, वो जा रही डायमंड में। कहां जा रही है? डायमंड, हीरा है, ऊपर क्या है? वायु है। ठीक, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अब देखो यहाँ प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है? प्रकाश की किरण वायु से हीरे में जा रही है। प्रकाश की किरण वायु से हीरे में जा रही है। कहाँ से जा रही? वायु से गई, कहाँ गई? हीरे में गई। प्रकाश की किरण कहाँ गई? वायु से हीरे में गई। प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है बच्चों? वायु से साय से, सन से आई और टन से चली गई हीरे में। अब प्रकाश की किरण, अब देखो प्रकाश की किरण सन से आई और टन से कहाँ चली गई? हीरे में चली गई। अब देखो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? हीरे में जा रही है। हीरे में जा रही है, कहाँ जा रही है? प्रकाश की किरण हीरे में जा रही है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होगी हम लोग उस माध्यम का क्या निकालेंगे? अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है,
जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होगी हम लोग उस माध्यम का क्या निकालेंगे बच्चों, उस माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे। मतलब हम लोग किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक निकालेंगे। किसके सापेक्ष निकालेंगे, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसके सापेक्ष निकालेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग y के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक निकालेंगे। लिखने का तरीका क्या है बच्चों, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसको बाद में लिखेंगे ऐसे। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है उसे पहले लिखेंगे, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है उसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो गया, क्या पढ़ेंगे इसको, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे भाई, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक पढ़ेंगे मेरे बच्चा मेलाल। यही तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, या क्या पढ़ सकते हो, हीरे का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। कुल मिलाकर वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालो। आप ऐसे निकालो, ANG निकालो, ANG निकालो, ANG का मतलब क्या हो गया, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है ये, वायु के सापेक्ष हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालो, जो भी अपवर्तनांक आएगा उसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। मतलब क्या हुआ, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालोगे आप, जो भी अपवर्तनांक आएगा उसे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहोगे। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक निकालो, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक निकालोगे, जो भी अपवर्तनांक आएगा उसे हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। मान लो आपकी प्रकाश की किरण वायु से आ रही है कांच में, आपकी प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही है। जब आपकी प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही होगी, जब आपकी प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही होगी तो हम जो भी कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे उसे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है ना भाई, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आप निकालोगे उसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहोगे। कुल मिलाकर यहाँ से आपको जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक पता चलेगा, यहाँ से आपको हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पता चलेगा और यहाँ से आपको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक पता चलेगा। तो कुल मिलाकर किसी भी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। डन, गॉट इट, ठीक है ना। किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर बढ़ जाए आगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। निरपेक्ष अपवर्तनांक तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है ये जानेंगे। ओके, आइए जानते हैं हम लोग भाई। तो ये तो होता हमारा क्या था हम लोग का बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, अब सापेक्ष की बात करते हैं। तो निरपेक्ष में ध्यान देना, निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम क्या देख रहे थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से किसी माध्यम में जा रही थी। जब सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से नहीं, यहाँ किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं सॉरी, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है बच्चों, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कोई दिक्कत?
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब यहाँ प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से नहीं जाएगी, एक माध्यम से जाएगी दूसरे माध्यम में। जैसे आप ये मान लो ऊपर हमारे पास कांच है, ऊपर हमारे पास कांच है और नीचे मान लो हमारे पास में पानी है, जल, नीचे हमारे पास जल है, ठीक। प्रकाश की किरण आई, ठीक है। कांच क्या होता है, कांच जो होता है प्रकाशीय सघन माध्यम है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, कांच से आ रही है, कहां जा रही है, जल में जा रही है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे जल। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं हम लोग। किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही होती है। किस माध्यम से आ रही है, कांच से आ रही है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है ना बच्चों, यही तो बोलेंगे G/W। ये क्या बच्चों, G/W है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। व्हाट आई सेड, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या क्या कह सकते हो, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ना दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। ऐसे अगर मान लो प्रकाश की किरण कैसे जा रही हो, मान लो प्रकाश की किरण, हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, चलो हम मानते हैं अल्कोहल, चलो डायमंड ले लेते हैं हम लोग, डायमंड कि हमारे पास जल था, हमारे पास क्या है, जल है, दूसरा माध्यम जो है हीरा है। प्रकाश की किरण कहां से आ रही, जल से। प्रकाश की किरण कहां से आ रही है बच्चा, जल से आ रही है, हीरे में जा रही है। तो जल जो है वो हीरे की तुलना में विरल माध्यम है, ठीक है। देखो यहां सापेक्ष अध्ययन करना होता है। जब आप वायु और जल की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे बच्चों, वायु की बात करोगे और जल की बात करोगे, तो वहां पर वायु क्या हो जाएगा, वायु विरल माध्यम हो जाएगा और जल सघन माध्यम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जल और हीरे की बात करो, आप जल और हीरे की बात करो, तो यहाँ पर जल जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन करना है हम लोग को, समझ में आ रही, सारी चीजें समझ रहे होगे। यहाँ पर तुलनात्मक बात करनी है, ठीक है ना, सापेक्ष बात करनी है भाई, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। कोई आप एब्सोल्यूट किसी माध्यम को सघन या विरल नहीं बोलोगे, वो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ही हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण जल से हीरे में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे भाई, प्रकाश की किरण किस माध्यम में जा रही है, प्रकाश की किरण हीरे में जा रही है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही होती है उस माध्यम का हम लोग क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं। अपवर्तनांक किसका निकालेंगे, हीरा का निकालेंगे। किसके सापेक्ष, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही होती है उसी के सापेक्ष निकालेंगे, तो जल के सापेक्ष निकालेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको बेटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे जल के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। क्या बात समझ में आ रही है, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो ये हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। तो भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, है ना, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलो हो गया। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और एक बार आगे देखते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं भाई। हम लोग बेसिक तो क्लियर होता चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि बेसिक क्लियर हो गया होगा अपवर्तनांक के बारे में बच्चों, बताओ। और जो भी डाउट रह जाएगा आप कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कर सकते हो, टिप्पणी कर देना, टिप्पण देना। ठीक है बच्चों, ठीक है, आओ चलो
अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? ऐसे। क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये लिखा है बच्चों, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। जी मतलब क्या है? ग्लास है। डब्ल्यू फॉर क्या है? वाटर है। तो ये क्या लिखा है? ये हमने लिखा है कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये तो लिखा है। अगर मैं यहां लिख देता ऐसे डब्ल्यू एंड डी लिख देता, तो यहां पर डब्ल्यू फॉर वाटर है और डी फॉर क्या हो जाएगा? डायमंड। डी फॉर डायमंड, क्या बातों में लिखी, डी फॉर डायमंड। तो क्या हो जाएगा? जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ये तो जल के सापेक्ष क्या हो गया? हीरे का अपवर्तनांक। अच्छा मैं ऐसे लिखता, अगर ए एन जी लिखता, तो ये क्या है? हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। भाई क्या है? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर मैं ऐसे लिखता, ए एन डब्ल्यू लिखता, अब नहीं लिखेंगे, बहुत थक गए लिखते लिखते। ए एन डब्ल्यू लिखते तो क्या लिखते? हवा के सापेक्ष, चलो लिख देंगे, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए जान हाजिर है। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब भाई ध्यान से देखना, जब हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, जब हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, उसे बोलेंगे बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। और जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, उसे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। उसके बाद फिर से हम लोग कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। वैसे वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जा रही, बट कोई बात नहीं, सीखना तो है ही, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आओ हम लोग कुछ देखते हैं। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे भाई? क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? हम लोग बस देखेंगे, देखेंगे कुछ तो देखेंगे, कुछ तो देखेंगे। देखो भाई, एन बराबर क्या पढ़े हम लोग? एन बराबर सी बाई बी। ये तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। यही तो। अगर भाई हम लोग को अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता हो, अगर हमको किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता हो, तब हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर हमें किसी माध्यम में प्रकाश की चाल पता हो, तब हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, जैसे आपको मैं बता दूं जल का अपवर्तनांक क्या होता है। जल का अपवर्तनांक होता है भाई 1.33। जल का अपवर्तनांक कितना होगा बच्चों? 1.33 होता है। और देखो आप, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चों? 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? अगर आपको लिखना हो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 लिख लो आप, ये हीरे का अपवर्तनांक है। तो चलो हम लोग याद करते हैं जल में प्रकाश की चाल। जल में
प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करते हैं भाई। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, ऐसे लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल का अपवर्तनांक, बटे में जल का अपवर्तनांक। क्या मेरी बात समझ में आ रही भाई? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो, उस माध्यम में, उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता हो और निर्वात में प्रकाश की चाल पता हो, आप माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लोगे। अगेन फिर से हमने क्या कहा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो, आपको उस माध्यम का अपवर्तनांक पता होना चाहिए बस, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल तो दुनिया जानती है। तो आपको जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो, उस माध्यम का अपवर्तनांक पता हो, आप उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लोगे। तो हम लोग ज्ञात करते हैं जल में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल का अपवर्तनांक आपको हमने बताया है 1.33। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमको मिलेगा, ये आ जाएगा इतना अपॉन 133 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये ऑलमोस्ट आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। ऐसे अगर हमको निकालना हो कांच में प्रकाश की चाल, हमको निकालनी हो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल, ये तो हमने जल में निकाला, जल में प्रकाश की चाल हमें निकालनी कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच, कांच का अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बटे कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो जाएगा। एक कुल मिलाकर आ जाएगा 30 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने कांच में प्रकाश की चाल निकाल ली, कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करके आप बताओगे, कॉपी पेन लिए हो ना, हाँ, आप सॉल्व करके बताओगे हीरे में प्रकाश की चाल कितनी आएगी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, अगर किसी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल पता करनी हो तो आपको उस माध्यम का अपवर्तनांक पता होना चाहिए बस। प्रकाश की किरण हवा से किसी भी माध्यम में जाए, जिस माध्यम में भी प्रकाश की किरण जा रही है, अगर उस माध्यम में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक पता होना चाहिए आपको, आप उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अपवर्तनांक से क्या पता चल रहा है हमको, अपवर्तनांक से हमें प्रकाश की चाल के बारे में पता चल रहा है। अपवर्तनांक हमको क्या बताएगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देगा। अच्छा एक बात बताना, जल का अपवर्तनांक कितना था, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा है बच्चों, किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? तो आप देखोगे यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक N(G) इज ग्रेटर देन N(W), कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है। अब बात आती है वेग किसका ज्यादा है, देखो जल में प्रकाश की चाल कितनी है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप बताना जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है या कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा है? तो आप देखो कि जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है, जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है, समझ पा रहे हो इस बात को, कांच में प्रकाश की चाल कम है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, जब अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। मतलब प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है ना।
स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ, अगर n बढ़ेगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। वही देखने को मिल रहा है। पहले कांच का अपवर्तनांक कितना था? कांच का अपवर्तनांक 1.33 था। कांच का अपवर्तनांक 1.33 था तो वेग हमको कितना मिला? इतना मिला। फिर हमने देखा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो वेग क्या मिला हमको? इतना मिला, जो कि कम हो गया। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वही बात है भाई, अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा, अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो वेग क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके हो कि अपवर्तनांक से हमको प्रकाश के वेग के बारे में पता चलता है, अपवर्तनांक से हमें प्रकाश की चाल के बारे में पता चलता है। यही तो ओवरऑल हम लोग ये समझ चुके हैं, अपवर्तनांक से हमें प्रकाश की चाल के बारे में पता चलता है। ओके बच्चों, ठीक, उम्मीद है आपको काफी बातें समझ में आई होंगी अपवर्तनांक से संबंधित। बाकी हम लोग अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 भी बनाएंगे। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो इस वीडियो से। आपको थोड़ा और डीप में ले चलेंगे हम आप इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। ओके, वहां पे हम लोग कुछ बोर्ड एग्जाम आप आने वाला है ना, तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट जानेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतनी बातें शायद समझ में आई होगी और आप समझ चुके होंगे अपवर्तनांक का मतलब। ठीक है ना? तो अपवर्तनांक कुछ नहीं है, अपवर्तनांक जस्ट एक संख्या है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक संख्या है जो हमें किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के बारे में जानकारी देता है। ठीक, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। तो सीधी सी बात है, अपवर्तनांक से हमें प्रकाश की चाल के बारे में पता चलता है। अपवर्तनांक से हमें प्रकाश की चाल के बारे में पता चलता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।